मेरे बेटे को मुझे दुनिया के सामने ले जाने में शर्म आती थी, क्योंकि मैं सांवली थी, झुकी हुई कमर वाली एक बूढ़ी औरत, जो उसकी चमकती, चांद सी जगमगाती दुनिया में कहीं से भी फिट नहीं बैठती थी। धीरे धीरे मैं उसके लिए माँ नहीं, एक बोझ बन गई। मेरी जिंदगी 4 दीवारों में सीमित कर दी गई, जैसे मेरी मौजूदगी सिर्फ घर के एक कोने तक ही ठीक हो। लेकिन प्रमोशन की उस एक रात मैंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उस रात सिर्फ एक पद का ऐलान नहीं हुआ, रिश्तों की असली कीमत सामने आई। अगर आप इस कहानी को अंत तक देखेंगे तो समझ पाएंगे कि जो इंसान चमक दमक की दुनिया में रिश्तों को भूल जाता है, वह दरअसल अपनी जड़ें ही खो देता है। यह कहानी अंधेरी गलियों से उजाले की ओर जाने की है, आत्मसम्मान, ममता और सच्चे बदलाव की। मेरा नाम सुमन है, उम्र 60 साल। लोग कहते हैं कि मैं अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़ी दिखती हूं, पर कोई यह नहीं जानता कि उम्र चेहरे की झुर्रियों से नहीं, जिम्मेदारियों से बढ़ती है। जब रोहन छोटा था, तभी उसके पिता हमें छोड़कर चले गए थे। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि औरत जब अकेली रह जाती है तो उसे रोने का हक भी पूरा नहीं मिलता, क्योंकि आंसू पोंछने से पहले उसे चूल्हा जलाना होता है। उस समय रोहन मुश्किल से 7 साल का था। उसकी छोटी सी उंगलियां मेरी साड़ी का पल्लू पकड़े रहती थीं और पूछती थीं, माँ, पापा कब आएंगे? और मैं हर बार मुस्कुराकर कह देती थी, बेटा, वो भगवान के घर गए हैं, वहां से तुम्हें आशीर्वाद भेजते रहेंगे। सच तो यह था कि मैं खुद अंदर से टूट चुकी थी, पर माँ होने का मतलब ही है टूट कर भी खड़े रहना। मेरे सास ससुर भी उम्रदराज थे, घर की जिम्मेदारी, बच्चे की पढ़ाई और अपनी नौकरी, सब कुछ एक साथ संभालना पड़ता था। मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, पर सपने बहुत बड़े थे। अपने बेटे को इतना काबिल बनाऊं कि उसे कभी किसी के आगे झुकना न पड़े। सुबह 4 बजे उठती थी, पहले घर का काम, फिर सास ससुर की दवाई, फिर रोहन को तैयार करना, उसके बालों में तेल लगाकर कंघी करना, टिफिन बनाना और फिर खुद साड़ी पहनकर स्कूल निकल जाना। कभी कभी थककर पैर जवाब दे देते थे, लेकिन जब रोहन स्कूल से आकर अपनी कॉपी दिखाता और कहता, माँ, आज मुझे स्टार मिला है, तो सारी थकान जैसे हवा हो जाती थी। मुझे याद है, एक बार उसकी स्कूल की फीस भरने के लिए मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे। मैंने अपनी शादी की आखिरी बची हुई सोने की चूड़ी गिरवी रख दी थी। किसी को नहीं बताया, बस दिल में यही ठान लिया था कि मेरा बेटा पढ़ेगा, बहुत आगे जाएगा। मैंने उसे हमेशा यही सिखाया, रोहन, इंसान बड़ा अपने पद से नहीं, अपने व्यवहार से होता है। शायद उस समय मुझे अंदाजा नहीं था कि एक दिन यही बात मुझे खुद उसे याद दिलानी पड़ेगी। वक्त धीरे धीरे बदलता गया। रोहन बड़ा हुआ, कॉलेज गया। जब उसने बीटेक किया और फिर एमबीए में एडमिशन लिया, तो मुझे लगा मेरी मेहनत रंग ला रही है। सास ससुर भी एक एक कर इस दुनिया से चले गए। अब घर में सिर्फ मैं और मेरा बेटा थे। मैंने कभी उसे यह महसूस नहीं होने दिया कि उसके सिर पर पिता का साया नहीं है। उसकी हर सफलता मेरे लिए त्योहार होती थी। जब उसे जयपुर की एक बड़ी कंपनी में जूनियर मैनेजर की नौकरी मिली, तो उस दिन मैंने पहली बार चैन की सांस ली। लगा जैसे बरसों का बोझ हल्का हो गया। लेकिन उसी खुशी के कुछ समय बाद मेरी जिंदगी ने फिर करवट ली। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया। बस की टक्कर से मैं सड़क पर गिर पड़ी थी। जान तो बच गई, लेकिन मेरी कमर में गहरी चोट आई। डॉक्टर ने कहा, अब ज्यादा झुकना या देर तक खड़ा रहना मुश्किल होगा। उस दिन मुझे पहली बार अपने बूढ़े होने का एहसास हुआ। कुछ महीनों बाद मैंने स्कूल की नौकरी छोड़ दी। अब मेरा संसार घर की 4 दीवारी तक सिमट गया था। रोहन तब तक नौकरी में रम चुका था। वह मेहनती था, होशियार था। उसने कुछ ही सालों में प्रमोशन पाया और एचआर की पोजीशन पर पहुंच गया। मुझे उस पर गर्व था। जब उसने एक दिन आकर कहा, माँ, मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूं, तो मैंने बिना एक पल सोचे हामी भर दी। मुझे लगा अब मेरे बेटे की जिंदगी में खुशियां आएंगी। मोना उसका नाम था, बड़े घर की बेटी थी। उसके पहनावे, बोलने के ढंग और रहन सहन में शान झलकती थी। शादी धूमधाम से हुई। मैं खुश थी, बहुत खुश। मुझे लगा अब मेरे घर में एक बेटी आएगी। लेकिन शायद मैं गलत थी।
शादी के कुछ महीनों बाद ही मैंने महसूस किया कि मोना मुझे पसंद नहीं करती। मेरा सांवला रंग, मेरी झुकी हुई कमर, मेरे सादे कपड़े शायद उसके लिए शर्म की वजह थे। वह कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। कभी कभी सुबह मुझे देखकर कह देती, सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, और हंस देती। मैं चुप रह जाती। सोचा, नई है, समझ जाएगी। धीरे धीरे रोहन भी बदलने लगा। जो बेटा हर छोटी बात मुझसे शेयर करता था, अब फोन में व्यस्त रहता। जब भी बाहर जाना होता कह देता, माँ आप आराम करो, हम जल्दी आ जाएंगे। लेकिन मैं जानती थी, उसे मेरे साथ जाने में झिझक होती है। समय के साथ मैंने खुद को कमरे तक सीमित कर लिया। अब मैं कम ही बाहर निकलती थी, क्योंकि मोना की बातें तीर की तरह चुभती थीं। सुबह सुबह मनहूस चेहरा देख लिया। पता नहीं अब कैसा दिन बीतेगा, ये सब अक्सर वो आते जाते सुना देती। फिर मेरी तरफ देखकर बनावटी हंसी से बोलती, अरे मम्मी जी, मैं मजाक कर रही हूँ, बुरा मत मानिए। पर मुझे पता था वो मजाक नहीं, व्यंग था। मेरा कमरा अब घर के कोने में सिमट गया था। कभी कभी खिड़की से बाहर देखते हुए सोचती, क्या यही वही बेटा है जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी? लोगों ने कहा भी दूसरी शादी कर लो, पर मैंने बेटे के आगे दुनिया की हर चीज लात मार दी, और वही बेटा आज दुनिया की चकाचौंध में खो गया। मैंने अपने जीवन में बहुत से उत्सव देखे थे। स्कूल के वार्षिक समारोह, स्वतंत्रता दिवस की परेड, बच्चों के पुरस्कार वितरण, यहाँ तक कि अपने बेटे की शादी का शोर शराबा भी। लेकिन उस शाम जैसा सन्नाटा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उस दिन रोहन जब ऑफिस से लौटा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने आते ही मोना को आवाज दी, मोना, इस बार प्रमोशन की पार्टी बहुत बड़ी होने वाली है, 5 स्टार होटल में, और सबको फैमिली के साथ आना है। उसके शब्द मेरे कानों में पड़े तो दिल जैसे एक पल को ठहर गया। सबको फैमिली के साथ? क्या मैं भी उस फैमिली का हिस्सा हूं? मैं रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी। हाथ में चम्मच था, लेकिन दिल में उम्मीद। मोना तुरंत उत्साहित हो गई। ओह ग्रेट, मुझे नई साड़ी लेनी होगी। वो रेड वाली डिजाइनर साड़ी यहाँ नहीं चलेगी, कुछ बिल्कुल नया लेना होगा। और तुम्हारे लिए भी नया सूट चाहिए। दोनों की बातें सुनते हुए मैं चुपचाप रसोई में लौट आई। चूल्हे की आंच पर रखी दाल उबल रही थी, पर मेरे भीतर उम्मीदों की एक हल्की सी लौ भी जल उठी थी। शायद इस बार रोहन खुद कहेगा, माँ आप भी चलिए। मैं कल्पना करने लगी। एक बड़ा होटल, रोशनी से जगमगाता हॉल, मेरा बेटा स्टेज पर खड़ा, और मैं पीछे बैठी गर्व से उसे देख रही हूं। पर शाम बीत गई, रात बीत गई, अगले दिन की सुबह भी आ गई, और किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। अगले कुछ दिन घर में जैसे शादी की तैयारी हो रही थी। हर दूसरे दिन कोई नया पैकेट आता, कभी ब्रांडेड साड़ी, कभी हीरे की बालियां, कभी महंगा पर्स, कभी जूते। रोहन के लिए नया सूट सिलवाया गया, खास टाई खरीदी गई। मोना आईने के सामने खड़ी होकर बार बार अपने गहनों की मैचिंग देखती और कहती, इस पार्टी में सब बड़े लोग आएंगे, हमें किसी से कम नहीं दिखना। मैं दूर से उन्हें देखती और मुस्कुरा देती। मन में एक छोटी सी इच्छा बार बार सिर उठाती, काश कोई एक बार मुझसे भी पूछ लेता कि माँ आपकी कौन सी साड़ी प्रेस करूं। मैंने अपनी अलमारी खोली। उसमें कुछ ही साड़ियां थीं, ज्यादातर पुरानी, फीकी पड़ चुकी। एक हल्की सी क्रीम रंग की साड़ी थी, जिसे मैंने रोहन की नौकरी लगने वाले दिन पहना था। उसे हाथ में लेकर आईने के सामने खड़ी हुई। मेरी झुकी कमर, माथे की झुर्रियां, आंखों के नीचे के काले घेरे, सब साफ दिख रहे थे। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं सच में इतनी बदसूरत हो गई हूं कि मेरा बेटा मुझे अपने साथ ले जाने में शर्म महसूस करता है? उस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था, पर चुप्पी जरूर थी। अगर आप मेरे इस अकेलेपन और इस छोटी सी ख्वाहिश को समझ पा रहे हैं, तो कमेंट में जरूर बताइए, क्या सच में एक माँ को पुराने सामान की तरह दरकिनार कर देना सही है? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे अभी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सच यही है कि जितने भी लोग हमारी कहानियां देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, और आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन किसी माँ की आवाज़ को ताकत दे सकता है, किसी चुप दर्द को शब्द दे सकता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, किसी की अधूरी जिंदगी का सच होती है। पार्टी से एक दिन पहले रोहन ऑफिस से लौटा तो बहुत व्यस्त था,
लैपटॉप खोलकर कुछ फाइलें देख रहा था। मैं पानी लेकर उसके कमरे में गई तो उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, माँ, प्लीज अभी डिस्टर्ब मत करो, बहुत ज़रूरी काम है। मैं चुपचाप लौट आई। रात को मैंने देखा कि उसने अपना लैपटॉप टेबल पर ही छोड़ दिया और सो गया। शायद वह थक गया था। अगले दिन सुबह घर में अलग ही हलचल थी। मोना ब्यूटी पार्लर गई, फिर दोपहर में लौटकर तैयार होने लगी। शाम होते होते घर में परफ्यूम की खुशबू फैल गई। रोहन ने नया सूट पहना तो सचमुच बहुत स्मार्ट लग रहा था। मैंने दरवाजे के पास खड़े होकर उसे देखा। वह वहीं छोटा सा बच्चा था जो कभी मेरे आंचल में मुंह छुपाकर सोता था। बस आज कद बड़ा हो गया था और दिल दूर। उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना कहा, माँ, खाना खा लेना, देर हो जाएगी, और दोनों कार में बैठकर चले गए। मैं खिड़की पर खड़ी रही। कार मोड़ पर मुड़ी और ओझल हो गई। आंखों से एक आंसू फिसलकर गाल पर आ गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और धीरे धीरे ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। घर एकदम शांत था। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। तभी मेरी नज़र टेबल पर पड़ी। वहां एक लिफाफा रखा था। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया। वह कंपनी का निमंत्रण पत्र था और उसके साथ एक एंट्री पास भी। मैंने ध्यान से देखा। पास पर नाम नहीं लिखा था, बस संख्या थी। मतलब घर के हर सदस्य के लिए पास था, यानी मेरे लिए भी। मेरा दिल एक पल को तेज धड़कने लगा। तो क्या रोहन मुझे ले जाना भूल गया या जानबूझकर नहीं ले गया? मैं उस पास को हाथ में लिए सोफे पर बैठ गई। मन में तूफान था। अगर मैं चली जाऊं तो क्या वह खुश होगा? नहीं, शायद नाराज होगा। पर अगर कंपनी ने खुद बुलाया है तो क्या मेरा जाना गलत होगा? इतने साल मैंने अपने बेटे के लिए सब किया। क्या आज अपने बेटे को कामयाब होता देखना मेरा स्वार्थ है? मैं उठी और उसके कमरे में गई। वहां सब कुछ बदला हुआ था। नई पेंट, नया फर्नीचर, महंगे पर्दे। दीवार पर लगी उसकी तस्वीर में वो किसी अवार्ड को पकड़े मुस्कुरा रहा था। मैं अलमारी के पास खड़ी होकर पुरानी यादों में खो गई। तभी मेरी नज़र टेबल पर रखे लैपटॉप पर पड़ी। मैं चौंक गई, वो तो यहीं छूट गया था। मैंने उसे खोला तो उसमें कुछ फाइलें खुली थीं, शायद उसकी प्रेजेंटेशन। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अगर उसे वहां इसकी ज़रूरत पड़ी तो? अगर उसके प्रमोशन में ये काम आए और ये घर पर रह गया तो? उस क्षण मेरे मन में एक ही विचार आया, मुझे ये उसे पहुंचाना चाहिए, चाहे वो मुझे देख खुश हो या नाराज। मैंने निर्णय लिया। शायद ये भगवान का संकेत था। निमंत्रण मेरे नाम का था, पर जगह मेरे लिए नहीं बनाई गई थी, लेकिन भगवान ने जगह बना दी। मैंने जब ये तय कर लिया कि मुझे रोहन का लैपटॉप उसे पहुंचाना है, तो मेरे भीतर एक अजीब सी घबराहट और दृढ़ता दोनों साथ साथ उठ खड़ी हुई। हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन जैसे किसी अदृश्य शक्ति से भर गया था। मैं अपने कमरे में गई, अलमारी खोली और वही क्रीम रंग की साड़ी निकाल ली जिसे मैंने उसकी पहली नौकरी वाले दिन पहना था। साड़ी थोड़ी पुरानी हो चुकी थी, किनारे हल्के घिस गए थे, पर वो मेरे लिए शुभ थी। मैंने बहुत धीरे धीरे उसे पहना। मेरी कमर झुकी हुई थी, इसलिए पल्लू ठीक से जमाने में समय लगा। आईने के सामने खड़ी हुई तो खुद को गौर से देखा। सफ़ेद होते बालों में मैंने कंघी की, हल्का सा तेल लगाया और एक छोटा सा जूड़ा बना लिया। माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई। हाथों की नसें उभरी हुई थीं, उंगलियां कांप रही थीं, पर दिल में एक ही भावना थी, मैं अपने बेटे का काम पूरा करने जा रही हूँ। ये सोचकर जैसे मुझे अपनी झुकी कमर का बोझ भी हल्का लगने लगा। मैंने टेबल से लैपटॉप उठाया, साथ में वो फाइल भी ली जो उसके पास रखी थी। दरवाज़ा बंद करते समय एक पल को रुकी। क्या सच में मुझे जाना चाहिए? अगर वो नाराज़ हो गया तो? अगर सबके सामने मुझे अपमानित किया तो? लेकिन अगले ही क्षण मन ने कहा, माँ का काम सोचकर नहीं, दिल से होता है। और मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरकर बाहर आ गई। सड़क पर आकर मैंने एक ऑटो रोका। ड्राइवर ने मुझे सिर से पांव तक देखा और पूछा, कहाँ जाना है माताजी? मैंने होटल का नाम लिया तो वो थोड़ा चौंका, फिर बोला, वो तो बहुत बड़ा होटल है। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, वहीं जाना है। ऑटो शहर की रोशन सड़कों से गुजरता हुआ आगे बढ़ रहा था। रास्ते भर मैं खिड़की से बाहर देखती रही। दुकानों की चमक, लोगों की भीड़, ट्रैफिक की आवाज़ें, सब कुछ जैसे मेरे भीतर चल रहे शोर से कम था। मैं सोच रही थी, आज अगर रोहन मुझे देखकर खुश हो जाए, बस एक बार माँ कहकर मुस्कुरा दे, तो मेरी सारी थकान उतर जाएगी। होटल के बाहर ऑटो रुका तो मेरी सांसें तेज हो गईं।
सामने एक विशाल इमारत थी, ऊंची, जगमगाती, मानो रोशनी से बनी हो। दरवाजे पर खड़े गार्ड्स, अंदर बाहर जाती महंगी कारें, सजी धजी महिलाएं, सूट पहने पुरुष, मुझे लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूं। मैंने धीरे से ऑटो वाले को पैसे दिए और सहारा लेकर नीचे उतरी। हाथ में लैपटॉप था, दूसरे हाथ से साड़ी का पल्लू संभाल रही थी। हर कदम सोच समझ कर रख रही थी, क्योंकि मेरी कमर झुकी थी और चाल धीमी। दरवाजे तक पहुंची तो वहां खड़े एक कर्मचारी ने मुझे रोका। मैडम, पास? मैंने कांपते हाथों से वो एंट्री पास उसे दिया। उसने पहले पास देखा, फिर मुझे ऊपर से नीचे तक। उसकी आंखों में आश्चर्य साफ दिख रहा था। शायद उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी साधारण, झुकी हुई बुजुर्ग महिला भी इस भव्य पार्टी की मेहमान हो सकती है। उसने हल्का सा सिर हिलाया और मुझे अंदर जाने दिया। जैसे ही मैं हॉल में दाखिल हुई, मेरी आंखें कुछ क्षणों के लिए चौंधिया गईं। चारों तरफ सुनहरी रोशनी, बड़े बड़े झूमर, सजी हुई टेबलें, फूलों की खुशबू, संगीत की मधुर धुन। लोग हंस रहे थे, वाइन के ग्लास टकरा रहे थे, कैमरे फ्लैश कर रहे थे। मैं खुद को उस भीड़ में बेहद छोटा महसूस कर रही थी, जैसे हंसों के झुंड में कोई कौवा आ गया हो। मैंने नजरें झुका लीं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। हर कदम के साथ डर भी बढ़ रहा था। क्या रोहन मुझे देखकर नाराज होगा? क्या मोना मुझे अपमानित करेगी? लेकिन फिर मन ने कहा, मैं यहाँ किसी से कुछ मांगने नहीं आई, मैं तो देने आई हूँ, अपने बेटे की मेहनत का सहारा। मैंने भीड़ में इधर उधर नजर दौड़ाई। तभी दूर एक कोने में रोहन दिखाई दिया। वो मोना के साथ खड़ा था। दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मोना लाल साड़ी में चमक रही थी, रोहन अपने सूट में आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसके हाथ में वाइन का ग्लास था और वो किसी बड़े अधिकारी से बात कर रहा था। उसे देखकर मेरे होठों पर अनायास मुस्कान आ गई। ये वही बच्चा है जिसे मैंने गोद में खिलाया था। मैं कुछ पल वहीं खड़ी उसे देखती रही, फिर साहस जुटाकर उसके पास बढ़ी। हर कदम भारी था, पर दिल में उम्मीद थी कि वो मुझे देखकर खुश होगा। शायद चौंकेगा जरूर, पर खुश होगा। मैं उसके पीछे पहुंची। हाथ कांप रहा था, पर मैंने धीरे से उसके सूट के पीछे हाथ रखा और कांपती आवाज में कहा, रोहन। जैसे ही मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीमी आवाज में रोहन कहा, मेरा अपना दिल धड़क कर जैसे गले में आ गया। वो एक पल को ठिठका, फिर झटके से पीछे मुड़ा। उसकी आंखों में जो भाव था वो पहचानना मेरे लिए कठिन नहीं था। वो खुशी नहीं थी, वो आश्चर्य भी नहीं था, वो घबराहट और झुंझलाहट का मिला जुला रूप था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मैं उसकी आंखों में खुद को पढ़ रही थी। झुकी कमर, साधारण साड़ी, कांपते हाथों में पकड़ा लैपटॉप। उसके पास खड़ी मोना भी मुझे देख रही थी। उसके होठों पर हल्की सी सिकुड़न आई, जैसे किसी ने उसके खूबसूरत चित्र पर धूल डाल दी हो। आसपास खड़े 2-3 लोग हमारी ओर देखने लगे। रोहन ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा। पकड़ में वो अपनापन नहीं था जो बचपन में होता था, बल्कि एक जल्दबाजी और दबाव था, और मुझे भीड़ से अलग एक कोने की ओर ले गया। मेरी चाल धीमी थी, मैं लड़खड़ा रही थी, लेकिन वो जल्दी में था। कोने में पहुंचकर उसने दांत भींचते हुए धीमी आवाज में कहा, माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसकी आवाज में चिंता नहीं, नाराजगी थी। मैं कुछ क्षण चुप रही, फिर धीरे से लैपटॉप उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, बेटा, तुम ये घर पर छोड़ाए थे, सोचा कहीं ज़रूरत पड़ जाए। मेरे शब्द अधूरे थे, पर भाव पूरे। उसने झुंझलाकर अपना माथा पकड़ा और लगभग फुसफुसाते हुए कहा, माँ, आज यहाँ कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, ये सिर्फ पार्टी है। आपको किसने कहा यहाँ आने को? उसके शब्द मेरे सीने में तीर की तरह लगे। मैंने हकलाते हुए कहा, वो टेबल पर पास रखा था, सोचा बुलाया है। उसने मेरी बात बीच में ही काट दी। माँ प्लीज़, आपको समझ नहीं आता, यहाँ कितने बड़े लोग हैं। आप ऐसे अचानक आ जाएंगी तो लोग क्या सोचेंगे? मैंने उसकी आंखों में देखा। वो मेरी चिंता नहीं कर रहा था, वो अपनी छवि की चिंता कर रहा था। उस क्षण मुझे लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। मैं तो ये सोचकर आई थी कि शायद वो मुस्कुराएगा, कहेगा, माँ आप आ गईं, पर यहाँ तो वो अपनी इमेज के बारे में परेशान था। मैंने धीरे से कहा, मैं बस तुम्हें ये देकर चली जाऊंगी बेटा। उसने गहरी सांस ली और लगभग फटते हुए स्वर में बोला, माँ सच बताइए, आप यहाँ इसीलिए आई हैं ना कि आपको भी पार्टी में आना था? ये सब लैपटॉप का बहाना है। मेरे होंठ कांप गए।
क्या सचमुच वो मुझे इतना छोटा समझने लगा था? क्या मेरी ममता उसे अब चालाकी लगने लगी थी? मैंने सिर झुका लिया। मेरी आंखों में आंसू भर आए, पर मैंने उन्हें गिरने नहीं दिया। तभी उसने वो शब्द कहे जो आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। अगर आज आपकी वजह से मेरा प्रमोशन रुक गया ना, तो मैं कभी आपको माफ़ नहीं करूँगा। मेरे हाथ ढीले पड़ गए। लैपटॉप लगभग गिरते गिरते बचा। मैं वहीं खड़ी रह गई, सिकुड़ी हुई, छोटी सी। इतने सालों की मेहनत, त्याग, रातों की नींद, क्या सब इतनी हल्की थी कि एक पार्टी के सामने हार जाएं? दूर से मैंने देखा, मोना हमें देख रही थी। उसकी आंखों में दया नहीं थी, बस असहजता थी, जैसे वो चाह रही हो कि मैं जल्दी से वहां से गायब हो जाऊं। मैंने चारों ओर देखा। उसी समय मेरी नज़र हॉल के दूसरे छोर पर खड़े 2 व्यक्तियों पर पड़ी, एक उम्रदराज सज्जन और उनके साथ एक और अधिकारी। बाद में मुझे पता चला वे कंपनी के फाउंडर अशोक सिंघानिया और मैनेजिंग डायरेक्टर अजय कपूर थे। वे हमारी ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में ना तो उपहास था, ना आश्चर्य, बस एक गंभीर निरीक्षण। मुझे उस समय ये एहसास नहीं था कि मेरा और रोहन का ये संवाद सिर्फ हमारे बीच नहीं रहा था। मैं चुपचाप वहीं एक कोने में खड़ी हो गई। हाथ में अब भी लैपटॉप था, दिल में डर था। अगर सच में उसका प्रमोशन रुक गया तो क्या वो सारी उम्र मुझे दोष देगा? क्या मैं उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती बन जाऊंगी? मंच पर कार्यक्रम शुरू हो गया था। संगीत बज रहा था, कुछ लोग हंस रहे थे, तालियां बज रही थीं, पर मेरे कानों में कुछ नहीं जा रहा था। मैं बस रोहन का चेहरा देख रही थी। वो फिर से लोगों के बीच जा चुका था, मुस्कुरा रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैंने सोचा, शायद मैं सच में गलती कर बैठी। शायद मुझे नहीं आना चाहिए था। शायद माँ को बेटे की दुनिया से दूर ही रहना चाहिए, अगर वो दुनिया उसे छोटा महसूस कराए। मैं धीरे धीरे पीछे हटकर एक कोने की कुर्सी के पास खड़ी हो गई। मेरी आंखें नम थीं, पर मैं रो नहीं रही थी। एक अजीब सा खालीपन था। तभी मेरी नज़र पास की एक टेबल पर पड़ी। वहाँ एक युवक अपने बूढ़े पिता को सहारा देकर बैठा रहा था। वो बड़े प्यार से उन्हें पानी पिला रहा था, फिर प्लेट में खाना परोसकर छोटे छोटे कौर बनाकर खिला रहा था। पिता के हाथ कांप रहे थे, कई बार खाना गिर जाता, पर वो युवक मुस्कुराकर उन्हें साफ करता और फिर खिलाता। आसपास कुछ लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे, शायद मजाक भी उड़ा रहे थे, पर उस युवक के चेहरे पर गर्व था, शर्म नहीं। मैं उन्हें देखती रह गई। मेरे भीतर कहीं कुछ हिला। क्या सच में आज की रात सिर्फ प्रमोशन की है या किसी और परीक्षा की? मुझे नहीं पता था कि अगले कुछ ही पलों में जो होने वाला है वो सिर्फ मेरे बेटे का नहीं, मेरे दिल का भी फैसला करेगा। अब भी उसी कोने में खड़ी थी, हाथ में लैपटॉप था, आंखों में नमी थी और दिल में डर। सामने मंच पर रोशनी तेज हो गई थी। एंकर की आवाज़ गूंजी, अब वो पल आ गया है जिसका आप सभी को इंतज़ार था, प्रमोशन अनाउंसमेंट। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। लोग अपनी अपनी टेबल पर बैठ गए। रोहन भी आगे की ओर खड़ा था। उसके चेहरे पर उत्साह और आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। मैं उसे देख रही थी। इतने सालों की मेहनत, उसकी लगन, उसकी रात रात भर की फाइलें, आज सबका परिणाम मिलने वाला था। एक एक कर अलग अलग विभागों के नाम घोषित होने लगे। तालियां बजतीं, लोग स्टेज पर जाते, गले मिलते, फोटो खिंचवाते। हर नाम के साथ रोहन की आंखों में चमक बढ़ती जा रही थी। वो जैसे अपने नाम की प्रतीक्षा में सांस रोके खड़ा था। मैं भी मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, चाहे वो मुझसे नाराज़ हो, पर उसका प्रमोशन हो जाए। तभी मंच पर कंपनी के फाउंडर अशोक सिंघानिया आए। उनकी आवाज़ गंभीर थी, प्रभावशाली थी। उन्होंने माइक संभाला और कहा, आप सब सोच रहे होंगे कि इस बार हमने प्रमोशन के लिए सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, कुछ और भी देखा है। हॉल एकदम शांत हो गया। उन्होंने आगे कहा, किसी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं, दिल भी चाहिए। हम ऐसे लोगों को नेतृत्व देना चाहते हैं जो इंसानियत को समझते हों। मेरे कान जैसे चौकन्ने हो गए। मैंने रोहन की ओर देखा। वो थोड़ा असहज लग रहा था। सिंघानिया जी ने आगे कहा, आज की पार्टी में हमने सिर्फ ये नहीं देखा कि किसने कितने टारगेट पूरे किए, हमने ये भी देखा है कि कौन अपने रिश्तों को कितना सम्मान देता है। क्योंकि जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकता, वो कर्मचारियों का क्या सम्मान करेगा। ये शब्द जैसे हवा में नहीं, सीधे दिल में उतर रहे थे। रोहन का चेहरा तमतमा गया। उसकी आंखें एक पल को मेरी ओर उठी, फिर तुरंत झुक गईं। हॉल में हल्की सी फुसफुसाहट होने लगी। फिर सिंघानिया जी ने साफ साफ कहा, मिस्टर रोहन, आप पिछले 10 साल से कंपनी के साथ हैं। आपका प्रोफेशनल रिकॉर्ड शानदार है, लेकिन आज हमने आपका एक और रूप देखा।
जब आपकी माँ यहाँ आई तो आपने जिस तरह व्यवहार किया वो हमारे कैमरों में रिकॉर्ड है। अगर आप अपनी माँ के प्रति इतने कठोर हो सकते हैं तो हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आप अपने अधीन काम करने वालों के साथ कितने संवेदनशील होंगे। मेरे पैरों तले जैसे जमीन हिल गई। मुझे एहसास हुआ वे सब देख रहे थे, मेरा अपमान, मेरा झुकना, उसका गुस्सा, सब। हॉल में सन्नाटा छा गया। रोहन स्थिर खड़ा था, उसके हाथ में पकड़ा ग्लास हल्का कांप रहा था। फिर सिंधानिया जी ने दूसरी ओर इशारा किया। और अब हम बात करते हैं उस व्यक्ति की जिसने 4 महीने पहले इस कंपनी में ज्वाइन किया, मिस्टर अरविंद। रोशनी उस युवक पर पड़ी जिसे मैं थोड़ी देर पहले अपने पिता को खाना खिलाते देख रही थी। वो घबराकर खड़ा हुआ। उसके पास उसके बुजुर्ग पिता बैठे थे जिनकी आंखों में मासूमियत और गर्व दोनों थे। सिंघारिया जी बोले, मिस्टर अरविंद ने इन 4 महीनों में मेहनत और ईमानदारी से काम किया है, लेकिन आज उन्होंने हमें ये भी दिखाया है कि वो एक अच्छे इंसान हैं। वो अपने पिता को गर्व से यहाँ लाए, उन्हें सम्मान से बैठाया और सबके सामने अपने हाथों से खाना खिलाया। हमें ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो रिश्तों को निभाना जानते हों। फिर वो निर्णायक वाक्य आया, इसलिए इस बार HR हेड के पद पर प्रमोशन मिलता है मिस्टर अरविंद को। पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अरविंद स्तब्ध था, उसके पिता की आंखों से आंसू बह निकले। मैं भी उस दृश्य को देखकर भावुक हो गई। अरविंद धीरे धीरे मंच पर गया, लिफाफा लिया और नीचे आकर अपने पिता के चरणों में रख दिया। ये दृश्य देखकर मेरा हृदय भर आया। ये सिर्फ एक प्रमोशन नहीं था, ये संस्कारों की जीत थी। दूसरी ओर रोहन, उसका चेहरा बुझ चुका था। वो वहीं खड़ा था, जैसे किसी ने उसके भीतर से सारा आत्मविश्वास निकाल लिया हो। मोना की आंखों में भी पहली बार घमंड की जगह असमंजस था। मैं अब भी कोने में खड़ी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्या मैं खुश हूं कि इंसानियत जीती या दुखी हूं कि मेरा बेटा हार गया। तभी मेरी नज़र रोहन पर पड़ी। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। उसके कदम भारी थे, उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, कुछ और था। मैं घबरा गई। क्या वो अब मुझ पर चिल्लाएगा? क्या वो सबके सामने मुझे दोष देगा? मेरा दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। मैंने एक कदम पीछे किया, हाथ में पकड़ा लैपटॉप और कसकर पकड़ लिया। मुझे लगा अब जो होगा वही हमारे रिश्ते का असली फैसला होगा। मुझे लगा शायद वो गुस्से में कुछ कहेगा, शायद मुझे ही दोष देगा कि उसके प्रमोशन का मौका छिन गया। मोना थोड़ी दूर खड़ी थी, उसके चेहरे पर तनाव था। आसपास कुछ लोग अब भी हमें देख रहे थे। मुझे लगा काश मैं अभी गायब हो जाऊं, कहीं छिप जाऊं, ताकि उसका और मेरा और अपमान ना हो। मैं माँ हूँ, उसकी हार भी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। लेकिन अगले ही क्षण जो हुआ उसने मेरे भीतर का सारा डर पिघला दिया। रोहन मेरे बिल्कुल सामने आकर रुक गया। उसने एक पल मेरी ओर देखा, उसकी आंखें लाल थीं, उनमें आंसू तैर रहे थे। और फिर अचानक वो झुक गया। नहीं, वो सिर्फ झुका नहीं, वो मेरे सामने घुटनों पर बैठ गया। पूरे हॉल में हलचल सी मच गई। मेरे हाथ कांप गए। मैंने घबराकर कहा, रोहन, ये क्या कर रहे हो बेटा? उसकी आवाज़ भर्रा गई, माँ, मुझे माफ़ कर दो। मेरे कानों को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। वो आगे बोला, मैं अपनी कामयाबी के नशे में इतना अंधा हो गया था कि मुझे आप दिखना ही बंद हो गई। मुझे लगा था कि दुनिया की नज़र में बड़ा बनने के लिए आपको छिपाना पड़ेगा, लेकिन आज समझ आया कि मैं जितना भी बड़ा बन जाऊं, आपकी वजह से ही हूं। उसके शब्द मेरे दिल की दीवारों से टकराकर लौट रहे थे। उसने रोते हुए कहा, आज मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, लेकिन आज मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला है। मैंने आपको शर्म की वजह समझा, जबकि आप तो मेरी ताकत थी। आपने अकेले मुझे पाला, पढ़ाया, हर मुश्किल झेली, और मैं आपको ही अपनी कमज़ोरी समझने लगा। उसकी आवाज़ टूट रही थी। हॉल में सन्नाटा था। कुछ लोग भावुक होकर हमें देख रहे थे। मैंने कांपते हाथों से उसका चेहरा ऊपर उठाया। मेरे बेटे की आंखों में वही मासूमियत लौट आई थी जो बचपन में होती थी। मैंने धीमे से कहा, बेटा, माँ को अपने बच्चे से कोई शिकायत नहीं होती। मैं तो बस तुम्हारा थोड़ा सा समय चाहती थी, तुम्हारा अपनापन। मेरे भी आंसू अब रुक नहीं रहे थे। इतने सालों का दर्द जैसे बह निकला। रोहन ने मेरे हाथ पकड़ लिए। माँ, अब मैं कभी शर्म महसूस नहीं करूंगा आपको अपने साथ ले जाने में, बल्कि गर्व करूंगा। अगर आज मुझे CEO बनने का मौका नहीं मिला तो क्या हुआ? मैं पहले अच्छा इंसान बनूंगा, फिर अच्छा लीडर। उसके शब्दों में पछतावा भी था, दृढ़ता भी। तभी मोना भी धीरे धीरे हमारे पास आई।
उसके चेहरे पर पहली बार विनम्रता थी। उसने झुककर मेरे पैर छुए और रोते हुए बोई, मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं बस दिखावे में उलझी रही। मुझे लगा सुंदरता कपड़ों और गहनों में है। आज समझ आया कि असली सुंदरता तो दिल में होती है। मैंने उसे भी आशीर्वाद दिया। उस क्षण मुझे लगा आज यहाँ 2 प्रमोशन हुए हैं, एक अरविंद का जिसे कंपनी ने दिया और एक मेरे बेटे का जिसे जीवन ने दिया। आसपास तालियां फिर से गूंज उठीं। शायद लोग सिर्फ एक कर्मचारी की जीत नहीं, एक बेटे के परिवर्तन की भी सराहना कर रहे थे। मैं भीतर से हल्की हो गई थी। जिस डर के साथ मैं इस हॉल में आई थी वो कहीं खो चुका था। मुझे अब किसी की नज़रों से डर नहीं लग रहा था। मेरी झुकी हुई कमर आज भी सीधी नहीं हुई थी, लेकिन मेरा सिर गर्व से ऊंचा था। मैंने रोहन के सिर पर हाथ फेरा, मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। शायद आज मुझे यहाँ आना ही था। अगर मैं घर पर बैठी रहती तो मेरा बेटा शायद कभी खुद को आईने में नहीं देख पाता। आज उसने खुद को देखा और बदल गया। उस रात जब हम घर लौटे तो कार में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन वो पहले वाली दूरी की खामोशी नहीं थी, वो समझ की खामोशी थी। रोहन में घर पहुंचकर सबसे पहले मेरा हाथ थामा और मुझे सहारा देकर अंदर लाया, जैसे उसे पहली बार एहसास हुआ हो कि मेरी झुकी कमर सिर्फ उम्र का बोझ नहीं, उसके लिए किए गए त्यागों का प्रमाण है। मोना ने बिना कहे मेरे लिए पानी लाकर दिया। उस दिन के बाद घर का माहौल बदलने लगा। अब वे कहीं भी जाते तो मुझसे पूछते, माँ आप चलेंगी? और अगर मैं मना करती तो सच में मान जाते, नाराज नहीं होते। रोहन देर रात तक काम करता, पर रोज कुछ समय मेरे पास बैठकर बातें जरूर करता। उसने कहा था, माँ अगला प्रमोशन जब मिलेगा तो आप मेरे साथ स्टेज पर होंगी। मैं मुस्कुरा देती, क्योंकि अब मुझे किसी स्टेज की ज़रूरत नहीं थी। मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया था, और एक माँ के लिए इससे बड़ा सम्मान कोई नहीं होता। दोस्तों, अब आप बताइए, क्या रोहन के लिए कंपनी का प्रमोशन ज़्यादा ज़रूरी था या फिर जीवन में जो बड़ा प्रमोशन उसने पाया वो? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्या पता ये कहानी किसी और रोहन या सुमन तक पहुंच जाए और उसे भी अपनी ज़िंदगी में सही रास्ता चुनने की हिम्मत मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए प्रेरणा है। और जाते जाते अपने शहर का नाम कमेंट में ज़रूर लिखिए। मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है ये जानकर कि हमारी वीडियो दुनिया के किस किस कोने तक पहुंच रही है। राधे राधे।